तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जर्मन स्टडी वीज़ा अपॉइंटमेंट सिस्टम काम कैसे करता है और उसके साथ ही साथ हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इश्यूज़ के बारे में बात करेंगे जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि एक अपॉइंटमेंट डिलेस में गलती आखिर है किसकी, क्या वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की है या फिर जर्मन एम्बेसी की है। और इस वीडियो में ना सिर्फ हम इन मसलों के बारे में डिस्कस करेंगे बल्कि इन मसलों को रिजॉल्व करने के लिए मैं आपको 7 ऐसे सोल्यूशन भी बताऊंगा जिन पर अमल करके अपॉइंटमेंट के इशूज़ बिल्कुल रिजॉल्व किए जा सकते हैं। और अगर आपका एडमिशन आ चुका है बट आपकी अपॉइंटमेंट नहीं आ रही तो आपको कौन से स्टेप्स अभी से करने पड़ेंगे जिसको करके आप ये मेक श्योर करोगे कि जो एडमिशन आपके पास आया है आप उस एडमिशन को जाया ना कर दो। और हम ये भी बात करेंगे कि आप किस तरह स्कैम्स को अवॉइड कर सकते हो जो कि लोग अपॉइंटमेंट्स के नाम पे आजकल आप लोगों के साथ कर रहे हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब आपको इन सब मसलों का पता लग जाएगा तो हम ये भी फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे कि इज इट स्टिल वर्थ इट टू अप्लाई इन जर्मनी और नॉट। तो अगर आप स्टूडेंट हैं और पाकिस्तान से जर्मनी आने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो का एक एक सेकंड आपके लिए बहुत कीमती होने वाला है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो फर्स्ट स्टेप में हमारा ये जानना जरूरी है कि जर्मन स्टडी वीज़ा अपॉइंटमेंट सिस्टम काम कैसे कर रहा है, क्योंकि जब तक हमें ये क्लैरिफाई नहीं होगा तब तक हम इसमें प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे। तो मैं आपको सिंपल जुबान में अपॉइंटमेंट सिस्टम अभी समझाता हूँ कि सबसे पहले स्टूडेंट जो वीज़ाज हैं जर्मनी के लिए वो पाकिस्तान में टोटल 2 जगह पे प्रोसेस हो रहे हैं। नंबर 1 वो जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद में प्रोसेस हो रहे हैं जो कि डील कर रहा है इस्लामाबाद को, पंजाब को और आपके KPK के प्रोविंस को। और सेकेंड हमारे पास जर्मन कॉन्सुलेट जनरल कराची आता है जो कि 2 मेन प्रोविंसेस को डील कर रहा है जो कि आपके बलूचिस्तान और सिंध का प्रोविंस है। तो यस, इतने बड़े मुल्क को जिसकी इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है उसको सिर्फ 2 जगह से वीजे दिए जा रहे हैं। अब बहुत से लोग इसमें यह भी सवाल करते हैं कि अगर हम पंजाब साइड पे रह रहे हैं क्या हम कराची कॉन्सुलेट में जाकर अपना इंटरव्यू दे सकते हैं या नहीं। तो मोस्टली जो जर्मन कॉन्सुलेट कराची का है वो आपको एंटरटेन नहीं करेगा अगर आप सिंध और बलूचिस्तान से नहीं हो। सिर्फ एक कंडीशन पे वो एंटरटेन आपको करेंगे या आपको वीजा इंटरव्यूज लेंगे, और वो कंडीशन ये है कि आपको सिंध या बलूचिस्तान में रहते हुए 6 महीने से ज्यादा का टाइम पीरियड हो चुका हो और वो चीज आप फिर लीगली प्रूफ भी कर सको कि आप यहाँ पर क्यों थे। अदरवाइज अगर आपका डोमिसाइल या आपकी सारी बिलोंगिंग्स और एजुकेशन सब आपकी पंजाब साइड से है या KPK या इस्लामाबाद से है और आप सिंपली कराची कॉन्सुलेट जाकर इंटरव्यू देना चाहते हो देन ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली जो लोग कराची से हैं अगर वो इस्लामाबाद में अप्लाई करना चाह रहे हैं अपॉइंटमेंट्स के लिए तो उन पे भी सेम ही कंडीशन होगी कि उन्हें पंजाब या इस्लामाबाद में रहते हुए 6 महीने से ज्यादा का टाइम पीरियड हो गया हो, अदरवाइज उन्हें कराची कॉन्सुलेट जनरल पे ही अप्लाई करना होगा। तो अब इन दोनों जगहों पे 2 डिफरेंट मेथड्स के थ्रू आपको अपॉइंटमेंट दी जा रही है। अगर हम बात करें जो जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद में है तो वो अपॉइंटमेंट सिस्टम यूज कर रहा है जो कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेसिस पे है, मतलब कि वो रेफरेंस बेसिस पे चल रहे होते हैं। तो जैसे ही अपॉइंटमेंट खुलती है डिफरेंट कैटेगरीज की, अगर आप विंटर में अप्लाई कर रहे हो तो विंटर की कैटेगरी खुलेगी, इसी तरह समर इनटेक पे अप्लाई कर रहे हो तो समर की खुलेगी। तो मतलब जैसे ही अपॉइंटमेंट ओपन होती है और आप जिस तरह से जितने टाइम बाद आप लोग अप्लाई करते हो उस हिसाब से आपको एक रेफरेंस नंबर इशू कर दिया जाता है। उस रेफरेंस नंबर की बेस पे फिर आपकी अपॉइंटमेंट्स आती है, मतलब कि आपने जितनी जल्दी अपॉइंटमेंट अप्लाई की होगी उतनी जल्दी आपकी अपॉइंटमेंट आने के चांसेस होंगे। एक कैटेगरी उन्होंने ओपन की है जो कि फास्ट ट्रैक वालों की है और उसमें वो लोग अप्लाई करते हैं जिनका GPA 3.7 से अबव होता है, मतलब कि जब आप अपॉइंटमेंट अप्लाई करोगे तो आपकी अपॉइंटमेंट्स जल्दी आ जाएंगी। तो इन शॉर्ट 3.7 अबव वालों को अपॉइंटमेंट के इश्यूज एज सच नहीं आते अगर वो इस्लामाबाद में जो जर्मन एम्बेसी है उसके थ्रू अप्लाई करते हैं। तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने इस्लामाबाद में जहां से आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है उसका लिंक भी डाल दिया है। आप उस लिंक पे जाकर उसको खोल सकते हो और देख सकते हो कि आपने एग्जैक्टली अपॉइंटमेंट कहाँ से बुक करनी है और कैसे बुक करनी है। नेक्स्ट अगर हम कराची कॉन्सुलेट की बात करें तो यहाँ पर एक डिफरेंट अपॉइंटमेंट सिस्टम यूज हो रहा है, इसके थ्रू वो आपको अपॉइंटमेंट दे रहे हैं विच इज कॉल्ड स्लॉट बुकिंग, मतलब कि कोई स्लॉट फ्री होते हैं और जैसे ही स्टूडेंट उसको बुक करता है तो उसकी अपॉइंटमेंट कंफर्म हो जाती है। तो इस चीज का लिंक भी मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, यहाँ से जाकर आप देख सकते हो कि किस तरह आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी है। उन्होंने सारी डिटेल बड़ा ऑब्वियसली वहाँ पे मेंशन की है। अब हम बात कर लेते हैं कि व्हाट आर द मेन इश्यूज फॉर अपॉइंटमेंट डिलेस। तो इसमें जो सबसे पहला इशू है वो ये है कि हमारे पास लैक ऑफ रिसोर्सेज हैं टू मैनेज स्टडी वीजा अपॉइंटमेंट्स। जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया कि सिर्फ 2 जगह से आपको अपॉइंटमेंट्स दी जा रही है, इस्लामाबाद एम्बेसी में और सेकंड जो कराची जनरल कॉन्सुलेट है। पाकिस्तान की अराउंड अबाउट 241.5 मिलियन की पॉपुलेशन है जिसमें से आपको भी पता है कि मोस्टली यंग पॉपुलेशन है। पाकिस्तान अगर आप बात करो तो दुनिया के 5वें नंबर की हाईएस्ट पॉपुलेशन वाले कंट्रीज में आता है। तो इस कंट्री में अगर सिर्फ 2 जगह से ऑपरेट किया जाएगा तो यहाँ पर थोड़ा ऑब्वियस है कि इस तरह के इश्यूज आ सकते हैं अपॉइंटमेंट डिलेस के। और दूसरा इवन जो एम्बेसी या कॉन्सुलेट ऑपरेट भी कर रहा है वो भी अक्सर अंडर स्टाफ है क्योंकि जो वर्कलोड है उन पे वो काफ़ी ज़्यादा होता है। वो सिर्फ स्टडी वीज़ा को तो ऑब्वियसली डील नहीं कर रही होती, स्पेशली जो एम्बेसी है वो बहुत से और मामलात को देख रही होती है, जिस तरह इमिग्रेशन वीज़ाज को कर रही होती है, विजिट वीज़ाज को कर रही होती है, अपॉर्चुनिटी कार्ड अब आया है उसकी अपॉइंटमेंट्स का सिलसिला आ रहा है, अब बिजनेस वीज़ाज की कैटेगरीज होती हैं। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। FRV की भी आप देख लें, फैमिली रीयूनियन वीज़ा की, उसकी भी अपॉइंटमेंट में कोई 2-2 साल का
आपका डिले अगर आप इस्लामाबाद एम्बेसी की बात करें। तो ये वन ऑफ द मेन रीज़न है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं जो जर्मन अथॉरिटीज़ की तरफ से पाकिस्तान में रिसोर्सेज है, इट इज़ सिंपली नॉट इनफ। अगर मैं सेकंड इशू की बात करूँ तो वो एप्लीकेंट की तादाद बढ़ने का भी इशू है। जिस तरह से मैंने 2015 में मैं जर्मनी आया था और मैं 2015 में अपना सारा ये प्रोसेस अप्लाई किया था, और जब मैंने अपॉइंटमेंट अप्लाई की थी तो विद इन 2 to 3 मंथ्स मेरी अपॉइंटमेंट आ गई थी जर्मन एम्बेसी की। और इसमें ये भी नहीं था कि बहुत जल्दी अप्लाई करनी है, बस मेरा एडमिशन आया तो मैंने अपॉइंटमेंट अप्लाई की एंड देन 2 to 3 मंथ्स, विद इन 2 to 3 मंथ्स मुझे याद है कि मेरी अपॉइंटमेंट आ गई थी। उस टाइम पे जब मैं देखूं कि जर्मनी की तरफ जाने का ट्रेंड लोगों का बहुत कम था, ज़्यादातर ट्रेंड आपका कनाडा की तरफ, यूके, ऑस्ट्रेलिया वगैरह की तरफ देखा जाता था, बट जर्मनी किसी की सबसे पहली या नंबर 1 टॉप प्रायोरिटी उस जमाने में, जो 2015 की मैं बात कर रहा हूँ, तब इतनी ज़्यादा नहीं होती। अब सिनेरियो ये होता जा रहा है कि जर्मनी बहुत से स्टूडेंट्स की अब फर्स्ट प्रायोरिटी बन चुका है, गिवन कि वहाँ पर एजुकेशन काफ़ी मुनासिब है, इवन फ्री है, जो ट्यूशन फी है पब्लिक यूनिवर्सिटी में नहीं है। सेकेंडली आप अगर देखें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की या लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज़ की तो बहुत ज़्यादा है। तो जब लोग इन सब फ़ायदों को देखते हैं तो ओबियसली वो परस्यू होते हैं जर्मनी में अप्लाई करने के लिए। तो नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स ओबियसली इस वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। जब नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स बढ़ेंगे, रश बढ़ेगा, जब रश बढ़ेगा तो अपॉइंटमेंट की डिलेज आएंगी। तो ये इशू खाली जर्मनी एम्बेसी को स्पेसिफिकली नहीं आ रहे, कि काफ़ी और यूरोपियन कंट्रीज़ को भी ये वाले इशूज़ थोड़े फेस करने पड़ रहे हैं। और इसकी मेन रीज़न अक्सर यही होती है कि नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स अब बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं। लेकिन अगेन बात हुई है, अगर नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स ज़्यादा हो गए हैं, स्टूडेंट ज़्यादा हैं, तो आपको उस हिसाब से फिर रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करनी चाहिए। पहले अगर 2015 में भी एक एम्बेसी और एक कॉन्सुलेट ही काम कर रहा था, और अभी भी एक एम्बेसी और एक कॉन्सुलेट ही काम कर रहा है, गिवन कि अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत बढ़ गए हैं, तो यहाँ से थोड़ा अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज आ जाता है, और इसी वजह से ये जो मैनेजमेंट के भी इशूज़ आ रहे हैं सर, इस वजह से भी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं। अच्छा, नंबर 3 पे जो एक सिस्टम है जो कि बहुत आसान है जिसको चेंज करना, वो है फ्लॉड अपॉइंटमेंट सिस्टम। अगर स्पेशली मैं बात करूँ इस्लामाबाद एम्बेसी को लेकर, तो इनका अपॉइंटमेंट सिस्टम के कोई सर मुँह नहीं है। इट्स अ वेरी फ्लॉड अपॉइंटमेंट सिस्टम, जो कि बहुत बेसिक गलतियाँ ये लोग करते हैं जब अपॉइंटमेंट की बात आती है। बिकॉज मैं आपको बता देता हूँ ये लोग क्या करते हैं। जब एम्बेसी की आप वेबसाइट खोलेंगे, आप यहाँ पर जाएंगे, आप देखेंगे कि इन्होंने एक सिंपल सा पेज रखा है जिसमें आपने बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल आउट करनी है। नाम हो गया, अपना पासपोर्ट नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया, एंड देन आपने अपना एक बतानी होती है कैटेगरी कि आप किस कैटेगरी के लिए अपॉइंटमेंट अप्लाई करना चाह रहे हो। ठीक है, तो यहाँ स्टडी वीज़ास की बात हो रही है, तो स्टडी की इन्होंने डिफरेंट कैटेगरीज दी हुई है, और इन्होंने एक कैटेगरी दी है कि आप अपॉइंटमेंट अप्लाई कर सकते हो व्हेन यू हैव एन अनकंडीशनल एडमिशन लेटर फ्रॉम जर्मन यूनिवर्सिटीज। चाहे आप फिर बैचलर्स के स्टूडेंट हैं या मास्टर्स के हैं, आपके पास एक एडमिशन लेटर होना चाहिए जो कि अनकंडीशनल, मतलब कि उस एडमिशन लेटर की में कोई कंडीशन ना हो, और फिर आप उसकी बेस पे इस कैटेगरी को बुक कर सकते हो। और देन आपने ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। सिंपली जब आप इंटर करते हैं तो अपॉइंटमेंट आपकी बुक हो जाती है, आपको रेफरेंस नंबर इशू हो जाता है। अब इसमें मसला ये है कि ये लोग वेरीफाई नहीं कर रहे कि किसके पास एडमिशन आया या किसके पास नहीं आया। जिस तरह अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ और मेरे पास एडमिशन नहीं है, तब भी मैं ये वाली कैटेगरी चूज़ करके कि मेरे पास एडमिशन है, लाइक अनकंडीशनल एडमिशन लेटर वाली मैं चूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैंने अप्लाई किया, हो सकता है 2-3 महीने बाद मेरा एडमिशन आ जाए, तो मैं अभी से अपॉइंटमेंट बुक कर लेता हूँ। तो मैंने अब अपॉइंटमेंट तो बुक कर ली, लेकिन एडमिशन अब मेरे पास नहीं है, राइट। अब होता क्या है कि इसी तरह अब स्टूडेंट को पता है कि जैसे ही अपॉइंटमेंट ओपन होगी हमने अप्लाई करना है, चाहे एडमिशन है चाहे नहीं है। और स्टूडेंट गलत नहीं है इस चीज़ में, इन अ सेंस कि अगर उन्हें पता है कि हर कोई बच्चा बैठा अपॉइंटमेंट बुक कर रहा है, चाहे उसके पास एडमिशन है या चाहे एडमिशन नहीं है, तो उनकी बारी बहुत लेट आएगी अगर वो थोड़ा सा भी डिले करते हैं तो। और यही रीज़न है कि जब इस दफ़ा भी 1 मई को विंटर की अपॉइंटमेंट ओपन हुई थी, और जैसे ही अपॉइंटमेंट ओपन हुई है, विद इन 2 मिनट अराउंड अबाउट 2000 प्लस स्टूडेंट अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर चुके थे। उनमें से आई एम प्रीटी श्योर कि 90% ऑफ स्टूडेंट्स के पास एडमिशन लेटर नहीं होगा। और ये जो कैटेगरी इन्होंने चूज की, उन्होंने कि अनकंडीशनल एडमिशन लेटर है, वो अपॉइंटमेंट इसीलिए बुक कर सके क्योंकि इसमें कोई वेरिफिकेशन नहीं थी। इसमें उन्होंने कुछ नहीं मांगा था कि आप हमें अपना एडमिशन लेटर दें या इन्फॉर्मेशन दें बेसिक कि कहाँ पर एडमिशन हुआ है, क्या हुआ है, ना ही कोई फी है यहाँ पे कि आप अपॉइंटमेंट, बस सिंपली बस आपकी फ्री की अपॉइंटमेंट है, जैसी खुली आप अप्लाई कर दो, आपका कुछ जा नहीं रहा। इवन लोग एक्सपेरिमेंट्स के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं कि चलो अप्लाई करके देखते हैं शायद आ जाए हमारी अगले जन्म में। लेकिन दिस इज समथिंग जो कि बहुत बुरा होता है उन स्टूडेंट्स के साथ जो कि डिजर्व करते हैं, जिनके पास ऑलरेडी एडमिशन लेटर होता है, उनकी अपॉइंटमेंट भी अक्सर नहीं आ रही होती है, बहुत डिले हो जाती है। तो इस वजह से दिस इज समथिंग जो कि मैं कहता हूँ कि बड़ा फ्रॉड अपॉइंटमेंट सिस्टम है, जो कि इजीली चेंज किया जा सकता है। अच्छा, अब एक और चीज़ भी है कि ताली देखें एक हाथ से नहीं बजती है। मैं ये एक हाथ है और मैं यूं कर रहा हूँ, लेकिन ताली नहीं बज रही, और इसलिए मैं दूसरा हाथ लाऊंगा और अब ताली बज रही है। ये बताने का मकसद ये है कि खाली अब एम्बेसी पे सारा कुछ डाल देना, जर्मन अथॉरिटीज़ पे डाल देना, थोड़ा सा इसलिए
अनफेयर भी मैं कहूँगा कि इंटायरली गलती शायद उनकी नहीं भी है, थोड़ी सी इसमें मिस्टेक जो है वो स्टूडेंट की भी आ रही है। जिस तरह मैंने अभी आपको सारा प्रोसेस समझाया है कि एक कैटेगरी ओपन हुई है जिसमें उन्होंने कहा है कि अनकंडीशनल एडमिशन लेटर आपके पास होना चाहिए। अब जिस स्टूडेंट के पास अनकंडीशनल एडमिशन लेटर नहीं है वो भी अपॉइंटमेंट बुक कर रहा है, तो ऑब्वियसली इसी वजह से इतनी ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स बुक होती जा रही हैं। हालांकि एम्बेसी ने स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है कि आपने अनकंडीशनल एडमिशन लेटर अगर है तभी आप इस कैटेगरी में अपॉइंटमेंट बुक कराओ। अगर आप उनकी मेंटालिटी से देखें तो वो कह सकते हैं कि भाई हमारा तो कसूर इसमें नहीं है, हमने तो मेंशन किया एडमिशन है तब अप्लाई करो और फिर हम आपको अपॉइंटमेंट दे देंगे। लेकिन इसके लिए फिर हमें एज अ होल नेशन हमें ऑनेस्ट होना पड़ेगा कि हमें पता हो कि अच्छा अगर मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूँ अपॉइंटमेंट तो कोई और भी अप्लाई नहीं कर रहा जिसके पास एडमिशन लेटर नहीं है। तो हमने मसले तो देख लिए, अब हम उन मसलों के हल की तरफ भी जाते हैं और टॉपिक नंबर 3 में मैं आपको कुछ ऐसे सोल्यूशंस बताने वाला हूँ जिस पर अमल करके अगर 100% हम अपॉइंटमेंट के इश्यूज रिजॉल्व नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 70 to 80% अपॉइंटमेंट के इश्यूज रिजॉल्व हो जाने चाहिए। नंबर फर्स्ट सोल्यूशन तो ये कि जिस तरह मैंने बताया था कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है और इससे ज़्यादा आबादी की वजह से एम्बेसी या कॉन्सुलेट में रश बहुत ज़्यादा है। तो पहली चीज़ जो कर सकते हैं अगर पॉसिबिलिटी है तो ओब्वियसली ये कि इंस्टेड ऑफ 2 जगह से वीज़े डील किए जाए, आपको नंबर ऑफ जर्मन कॉन्सुलेट्स इस कंट्री में बढ़ाने चाहिए। जिस तरह पंजाब के बहुत मेजर सिटीज़ हैं, फैसलाबाद हो गया, लाहौर हो गया, अगर चले हर बिग सिटी में कॉन्सुलेट नहीं आ सकता तो एक ना एक बिग सिटी में जिस तरह के लाहौर को एक अलहदा से जनरल कॉन्सुलेट दे दिया जाए जहां पर मोस्टली पंजाब के लोगों को डील किया जाए। इसी तरह जिस तरह मैंने केपीके की बात की थी कि पंजाब वाले और केपीके वाले इस्लामाबाद एम्बेसी आते हैं, तो केपीके रीजन को भी एक अलहदा से जनरल कॉन्सुलेट की जरूरत है जो कि पेशावर सिटी जो कि एक अच्छा खासा मेजर सिटी है, और मेजर सिटीज में एटलीस्ट जर्मन कॉन्सुलेट्स की तादाद है उनको इंक्रीज करके एटलीस्ट 3 कॉन्सुलेट पाकिस्तान में ओपन किए जाए। इससे वर्क लोड काफी हद तक डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट करने की वजह से काफी हद तक कम हो सकते हैं। और नंबर 2 पे सोल्यूशन ये है कि आपको अपना जो करंट स्टाफ है उसमें भी इंक्रीज करने की जरूरत है। तो जिस तरह अगर आप इस्लामाबाद की एम्बेसी की भी बात करें तो उस पर जो स्टाफ पे वर्कलोड है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस वर्कलोड को मैनेज करने के लिए जो लोग हैं वो कंपैरेटिवली कम है। अगेन मैं समझ सकता हूँ कि अगर जर्मन अथॉरिटीज़ कहती हैं कि नहीं ये तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा कि हम जनरल कॉन्सुलेट भी ओपन करें और फिर स्टाफ को इंक्रीज करें, क्योंकि रिसोर्सेज शायद अगर उनके पास ना हो, तो अगर इन दोनों में से कोई काम आपको होता नहीं लग रहा तो नंबर 3 पे आप ये कर सकते हैं कि आप जो भी एक्स्ट्रा वर्कलोड है उसको आप आउटसोर्सिंग कर सकते हैं। जिस तरह VFS ग्लोबल एक वर्ल्ड रिनाउंड इदारा है और बहुत से मेजर जो बड़े बड़े कंट्रीज आप देखें, चाहे आप कनाडा की बात करें, आप यूके की बात करें, इसी तरह बहुत से मेजर जो कंट्रीज हैं वो VFS ग्लोबल जो कि एक थर्ड पार्टी है बेसिकली, जो कि डॉक्यूमेंट्स लेता है एम्बेसी के बिहाफ पे, उनको वैल्यूएट करता है और फिर जब वो सारी क्लियरेंस हो जाती है तभी वो एम्बेसी को फॉरवर्ड किया जाता है। तो इससे एम्बेसी का भी बहुत ज़्यादा टाइम बच रहा है और जो डॉक्यूमेंटेशन है एम्बेसी को सारी कंप्लीट हुई मिल रही है, तो इससे डेफिनेटली उनको वेरिफिकेशन में भी और बाकी चीज़ों में भी उनका बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो सकता है। और अगेन आई डोंट अंडरस्टैंड कि इतने सालों से ये अपॉइंटमेंट डिलेस का मसला चल रहा है बट VFS ग्लोबल को अभी तक इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया, स्पेशली जर्मन अथॉरिटीज़ की तरफ से। ऐसा नहीं है कि VFS ग्लोबल कोई नई चीज़ है या फिर नहीं पता हो लोगों को, इट्स अ वेरी कॉमन फिनोमेना। जिस तरह की मैंने आपको बताया कि बहुत से मेजर कंट्रीज ऑलरेडी कर रहे हैं और पाकिस्तान में भी VFS ग्लोबल बहुत अच्छी तरह एक्टिव है। फॉर इंस्टेंस अगर मैं VFS ग्लोबल की बात करूँ कि उसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, तो हमें ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, हम अपने नेबर कंट्री को देख सकते हैं जो कि इंडिया है। हम अगर उसको एनालाइज करें तो एक बहुत बड़ा कंट्री है, पाकिस्तान से तो काफ़ी साइज में भी बड़ा है, पॉपुलेशन वाइज भी बड़ा है, बट आपको जान के शायद हैरानगी होगी कि वहाँ पर अपॉइंटमेंट टाइम क्या है। कोरा पे आप एक पोस्ट देख सकते हो जिसपे किसी ने पूछा था कि हाउ मच टाइम डज अ स्टूडेंट वीजा फॉर जर्मनी टेक टू प्रोसेस इन इंडिया। यहाँ पर एक स्टूडेंट जो कि इंडिया से थी, चरित्रा उनका नाम है, उन्होंने कमेंट किया कि आई हैड अप्लाइड फॉर अ जर्मन नेशनल वीजा और द लॉन्ग टर्म वीजा फॉर माई स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, इट टुक मी एग्जैक्टली 20 वर्किंग डेज। तो अब आप देखिए कि विद इन 20 वर्किंग डेज में उनकी अपॉइंटमेंट आ गई थी, जो कि लॉन्ग टर्म वीजा, जो कि स्टडी वीजा भी लॉन्ग टर्म वीजा की कैटेगरी में आता है। तो विद इन 20 वर्किंग डेज वहां पर अपॉइंटमेंट रिसीव होगी। तो ये जानकर हैरानगी होगी कि इंडिया में एक ही जर्मन एम्बेसी है, जो कि नॉर्मली हर कंट्री में एक एम्बेसी होती है, लेकिन उनके सिर्फ 4 कॉन्सुलेट जनरल्स हैं जो कि पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स को एकोमोडेट कर रहे हैं और ज्यादातर अपॉइंटमेंट्स जो है विद इन टाइमली अपॉइंटमेंट्स आ रही हैं। और यकीनन आप ये सोच रहे होंगे कि इनके पास इतने कम कॉन्सुलेट जनरल्स हैं या फिर एम्बेसी, और वनीब भाई कह रहे थे यहाँ पर ज़्यादा होने चाहिए। तो उसका मेन रीज़न यही है कि अगर आप उनकी वेबसाइट पर जाओ अपॉइंटमेंट बुकिंग के लिए, तो वो डायरेक्टली एम्बेसी में डॉक्यूमेंट्स नहीं मांग रहे होते। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उन्होंने रिक्वायरमेंट की है कि जब आपको अपॉइंटमेंट चाहिए तो पहले आपने VFS के ग्लोबल के थ्रू अपने डॉक्यूमेंटेशन सबमिशन करवानी है और फिर वहाँ से क्लियर होने के बाद आपको अपॉइंटमेंट काफ़ी जल्दी मिल जाती है। तो VFS ग्लोबल एक इतना बड़ा रोल जो है वो प्ले कर रहा है, और इंडिया जैसे इतने बड़े कंट्री में जहाँ पर
अपॉइंटमेंट की अगर देखा जाए तो टेक्निकली हमसे ज़्यादा इश्यूज होने चाहिए थे, वहाँ पर इस चीज़ का कोई इशू है ही नहीं। तो अगर इंडिया जैसा बड़े कंट्री में ये चीज़ पॉसिबल बनाई जा सकती है जर्मन अथॉरिटीज़ की तरफ से, तो वाई नॉट इन पाकिस्तान। तो यही एक रीज़न है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि अगर जर्मन एम्बेसी और जर्मन कराची कॉन्सुलेट के थ्रू ये चीज़ मैनेज नहीं हो रही, जो कि डेफिनेटली नहीं हो रही, इसी वजह से इतने डिलेज आ रहे हैं और कई स्टूडेंट्स की अपॉइंटमेंट्स कैंसिल हो रही हैं, तो वाई नॉट टेक दी सर्विसेज जो कि बहुत अच्छे मेयार पे प्रोवाइड भी की जा रही है। हाँ, थोड़े आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, बट अगेन वो एक्सपेंसेस आप स्टूडेंट से भी कवर कर रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट को टाइमली अपॉइंटमेंट देंगे तो आई गारंटी यू कि स्टूडेंट खुशी खुशी एक्स्ट्रा पैसे जमा कराने के लिए वैसे ही तैयार बैठा है। और जो इतना लंबा चौड़ा वो प्रोसेस करके बिल्कुल आखिरी स्टेज पर आके फंसे हुए हैं, तो डेफिनेटली ये चीज़ उनकी बहुत लॉन्ग टर्म में भी हेल्प आउट करेगी और शॉर्ट टर्म में तो ऑब्वियसली आप देख रहे हैं कि सारे मसले अगर आप ये इंप्लीमेंट करते हैं तो रिजोल्व हो सकते हैं। और नंबर 4 पे जो चीज़ इंप्लीमेंट करनी चाहिए वो डेफिनेटली एक बेहतर अपॉइंटमेंट सिस्टम को इंप्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि अभी जो अपॉइंटमेंट सिस्टम है उसका कोई सरमो नहीं है। मतलब जिस तरह अगर मैं इस्लामाबाद एम्बेसी में बात करूं, जहां के फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे आप लोग कहते हैं कि हम अपॉइंटमेंट देते हैं, और जैसे ही आप अपॉइंटमेंट ओपन करते हैं आपने मेंशन किया होता है कि सिर्फ वो स्टूडेंट अपॉइंटमेंट बुक करें जिनके पास एडमिशन लेटर हो। हालांकि आपको भी पता है कि पिछले कई सालों से ये चीज़ नहीं हो रही। तो जब आपको इस बात का आइडिया है कि ऑलरेडी ऐसे स्टूडेंट्स भी वो अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हैं जो कि उस कैटेगरी में नहीं फॉल कर रहे जिनके पास एडमिशन है, तो आप उनकी अपॉइंटमेंट क्यों कंफर्म कर रहे हैं? एक बहुत सिंपल तरीका है कि जिस वेबसाइट के थ्रू, जिस तरह के यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो अपॉइंटमेंट खोल रहे हैं, वो मेंशन करते हैं कैटेगरी, देन आप फर्दर कोई डिटेल उनसे मांगे कि किस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हुआ है। जिस तरह अगर आप सऊदीया एम्बेसी जाए, जो सऊदीया में जर्मन एम्बेसी है, वहाँ पर उन्होंने बड़ा क्लियरली मेंशन किया होता है कि ठीक है आप अपॉइंटमेंट बुक करें, बट पहले हमें बताएं कि आपका किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है। बेशक आप यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर भी ना मांगे, एक सिंपल आप टैब बना लें जहाँ पर आप लिखें कि स्टूडेंट बताए कि किस यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हुआ है, कब से उसका इनटेक स्टार्ट हो रहा है। तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जिससे आपको पता लग सके कि उनका एडमिशन आ चुका है, ताकि सिर्फ वही लोग बुक करवाए जिनको पास एडमिशन लेटर मौजूद हो। इस तरह तो कोई भी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकता है और बहुत से लोग इसी तरह अपॉइंटमेंट बुक करवाते हैं। इवन जिन लोगों ने उस इनटेक में अप्लाई भी नहीं करना होता, वो लोग भी बस एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे अपॉइंटमेंट बुक करवा रहे होते हैं। इस टाइप की अपॉइंटमेंट्स उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान करती है जिनके पास ऑलरेडी एडमिशन है, और अगर वो थोड़ा सा भी लेट हो गया अपॉइंटमेंट बुक करने में तो अनफॉर्चुनेटली फिर इनकी अपॉइंटमेंट्स नहीं आ रही। तो व्हाई नॉट एक सिस्टमेटिक वे बनाया जाए जिसमें आपको कंफर्मेशन हो जाए कि स्टूडेंट के पास एडमिशन लेटर है, और जब एडमिशन लेटर कंफर्मेशन हो जाए फिर उसे अपॉइंटमेंट की कंफर्मेशन दें, और बाद में देखें कि जहाँ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ने ऐड की थी आया उसका एडमिशन लेटर स्टूडेंट के पास है भी कि नहीं है। अगर नहीं है तो डेफिनेटली ऐसे स्टूडेंट्स को अकोमोडेट करना एम्बेसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी या कॉन्सुलेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन आया था जिसका स्टूडेंट ने मेंशन किया, तो डेफिनेटली वो डिजर्विंग स्टूडेंट थे और डिजर्विंग स्टूडेंट को टाइमली अपॉइंटमेंट्स मिलनी चाहिए। नंबर 5 पे हमारे पास पॉइंट आता है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी इस चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए। जिस तरह मैं इंडिया की बात कर रहा था कि इंडिया में विद इन 20 वर्किंग डेज अपॉइंटमेंट्स आ रही हैं, इवन तो कि वहाँ पर जनरल कॉन्सुलेट्स भी कम है, लेकिन वहाँ पर अपॉइंटमेंट का सिलसिला बहुत बेहतर हो चुका है। और ये अपॉइंटमेंट का सिलसिला शुरू से ऐसा नहीं था। जब आप देखें आज से कोई 4 साल पहले जाएं तो इंडिया में भी इस किस्म के इश्यूज चल रहे थे कि स्टूडेंट की 3-3, 4-4 महीने की अपॉइंटमेंट डिलेज आ रही थी। अब वहाँ की गवर्नमेंट ने इस चीज़ पे फौरी एक्शन लिया। जो फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने जर्मन अथॉरिटी से बात की कि एक तो हम अपने मुल्क की क्रीम आपके कंट्री में भेज रहे हैं, वो लोग इतना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, एडमिशंस अप्लाई करते हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और बाद में अगर इस पैथेटिक रीज़न की वजह से कि सिर्फ अपॉइंटमेंट नहीं आ रही और एडमिशन सारे हुए हैं, आप लोग उनके एडमिशन ज़ाया कर देते हैं, देन हमें आप लोगों की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। अगर तो आप ठीक तरह से काम नहीं कर रहे देन यू शुड लीव दिस कंट्री। और ये उनकी तरफ से बहुत क्लियर स्टेटमेंट आई थी, जिसके आने के बाद विद इन 1 मंथ उन्होंने सारा ये जो सिस्टम था उसे इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। जिस तरह मैंने VFS ग्लोबल की बात की थी और चीज़ों की मैंने बात की है, उन्होंने एक सिस्टमेटिक वे बनाया जिसकी वजह से अब स्टूडेंट्स को आसानी। तो इंडिया की गवर्नमेंट ने अपने स्टूडेंट्स को ऑन किया, बट अगर आप यही चीज़ देखो तो अनफॉर्चुनेटली आई कांट से द सेम फॉर पाकिस्तानी गवर्नमेंट, क्योंकि हर बार आर्टिकल्स इतने छप रहे होते हैं, काफ़ी लोग अपने एक्सपीरियंस बता रहे होते हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई ढकी छुपी चीज़ है। बहुत अरसे से इस हवाले से बात चल रही है कि दिस सिस्टम इज़ नॉट फेयर, और अगर ये फेयर नहीं है तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जर्मन अथॉरिटीज़ को थोड़ा स्ट्रिक्टली कहा जाए कि देखें आप ये जो हमारे मुल्क की क्रीम यहाँ से ओबियसली आपके पास जा रही है, और अगर इनके पास एडमिशन लेटर होता है तो आप लोगों को चाहिए कि उनके लिए फर्दर जो प्रोसेस है वो आसान बनाए। बट अगेन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी गवर्नमेंट के हाल हम सबको पता है कि जैसी बात आती है कि आपने अपने से ऊपर कंट्री को कुछ कहना है तो वहाँ पर हर कोई फिर बैठ जाता है। अगर देखें US को कुछ कहना हो या जर्मनी जैसे कंट्री को कुछ कहना हो
तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट वहाँ पे बिल्कुल चुप करके बैठी होती है और उन्हीं चीज़ों के कॉन्सिक्वेंसेस हम यहाँ पर अभी भुगत रहे हैं कि स्टूडेंट्स भी भुगत रहे हैं और डेफिनेटली जो भी पाकिस्तानी सिटीजन हैं वो अपनी गवर्नमेंट की निग्लिजेंस की वजह से भी ये सारी चीज़ें भुगतना होने पड़ रही हैं। अब अगर हम अपने नेक्स्ट सोल्यूशन की बात करें तो उसमें ऑब्वियसली स्टूडेंट की भी कुछ ना कुछ गलती आ रही है, लेकिन अब ये गलती इतनी कॉमन हो चुकी है कि अब ये गलती नहीं लगती बल्कि एक ज़रूरत लगती है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जर्मन एम्बेसी ने मेंशन किया हुआ है जब आप अपॉइंटमेंट बुक करते हैं उस कैटेगरी में कि सिर्फ वो स्टूडेंट अपॉइंटमेंट बुक करें जिनके पास अनकंडीशनल एडमिशन लेटर आ चुका हो। बट जिस तरह मैंने बताया कि जैसे अपॉइंटमेंट ओपन होती है विदिन 1 to 2 मिनट 2000 प्लस स्टूडेंट्स अपॉइंटमेंट बुक कर चुके थे और ये हर बार होता है कि जैसे अपॉइंटमेंट ओपन होती है बहुत से स्टूडेंट्स फ़ौरन ही साथ ही अपॉइंटमेंट बुक कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें होता है कि अगर थोड़े से भी लेट हो गए तो अपॉइंटमेंट डेफिनेटली फिर हमारी नहीं आएगी क्योंकि हर बच्चा ही अपॉइंटमेंट बुक कर रहा है। अब इसमें मैं हर स्टूडेंट को भी ब्लेम नहीं करूंगा क्योंकि ओबियसली अब कोई कंडीशन ऐसी बन चुकी है कि अगर आपको पता है कि आप चुप करके पीछे बैठ जाओगे तो हर कोई इतना ऑनेस्ट नहीं है कि दूसरों का ख्याल रखते हुए या उन लोगों का ख्याल रखते हुए कि जिनके पास एडमिशन आ चुका है वो लोग अपने एडमिशन का वेट करें, क्योंकि एक आइडियल वर्ल्ड या आइडियल केस सिनेरियो हमें बनाना पड़ेगा और ये आइडियल केस सिनेरियो मुझे अभी तो फिलहाल मुमकिन होता नहीं लग रहा, क्योंकि इसके लिए हमें एज अ पूरी कौम हमें ऑनेस्ट होना पड़ेगा, हमें दूसरों के एहसास करना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा कि हाँ खाली ये जो चीज़ है हम अपने लिए सेल्फिश होकर ना सोचें बल्कि उन लोगों का भी सोचें जिनके पास ऑलरेडी जो मेहनत करके एडमिशन ले चुके हैं ये वो डिज़र्व करते हैं उनकी अपॉइंटमेंट पहले आए। इस तरह मैंने कहा कि अगर आप अभी ये करते हो तो आपकी अपॉइंटमेंट नहीं आएगी, क्योंकि हर कोई इस तरह नहीं सोच रहा, ना भी हर कोई इस तरह करेगा। लोगों ने जैसे ही अपॉइंटमेंट ओपन हुई तो लोगों ने बुक करना स्टार्ट कर देनी है, अनलेस के जो स्ट्रेटजीज मैंने पहले बताई हैं कि वो वाली स्ट्रेटजीज अगर तो इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, सिस्टम थोड़ा बदल लेते हैं, तब इस सारे चक्कर से निजात मिल सकती है। लेकिन अगर नहीं बदलते तो फिर इसी तरह से गुत्थम गुत्था धक्कम पेल होता रहेगा और पहले आओ पहले पाओ वाली पॉलिसी, जिस तरह हम लाइनों में लगते हैं धक्के खाते हैं, उसी तरह से यहाँ पे अपॉइंटमेंट का सिलसिला भी चल रहा है कि पहले पहले आ जाए तो बारी मिल जाएगी, उस अगर आप लेट हो जाते तो बारी नहीं मिलेगी। तो बहुत अनफॉर्चुनेट और बहुत पैथेटिक किस्म का एक सिस्टम है जो कि काफ़ी अरसे से चल रहा है और काफ़ी दफ़ा इस चीज़ पे मैंने इतनी डिटेल में तो खैर बात नहीं की, लेकिन बहुत दफ़ा मैं बीच बीच में इस पर बात करता रहा हूँ। खैर जो स्टूडेंट हैं उनको मेरा ये एडवाइस होगी कि अगर तो ये कुछ आप एहसास कर लिया करें कि चलें ठीक है अब आपने बुक कर ली है, लेकिन अभी भी अगर आपके पास एडमिशन लेटर नहीं आया या फिर रिजेक्शन आ चुकी है सब यूनिवर्सिटी से इवन इन दिस इनटेक, तो फिर अपनी अपॉइंटमेंट फ़ौरन कैंसिल कर दें, क्योंकि वो अपॉइंटमेंट आपके किसी काम की नहीं है। इवन अगर वो अपॉइंटमेंट आ भी जाती और आपके पास एडमिशन लेटर नहीं होता तो आपको डेफिनेटली कोई फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा अगर आप वो अपॉइंटमेंट नहीं कैंसिल करते तब आपको नुकसान हो सकता है उस चीज़ का लॉन्ग रन में। इस वजह से बेहतर है कि दूसरों का भी एहसास करें और जो लोग डिजर्विंग हैं, जो लोग एडमिशन ले चुके हैं, उनका भी एहसास किया जाए कि अगर आपकी नहीं आ रही है, एडमिशन नहीं आया खुदा ना खास्ता, तो फिर दूसरे लोगों का एहसास करते हुए अपनी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी जाए। ओके, जो लास्ट सोल्यूशन है मेरी नज़र में वो ये है कि जितने भी लोकल स्टूडेंट्स हैं, जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं और जितने भी स्टूडेंट्स जा चुके हैं जो ऑलरेडी जर्मनी में हैं और जो इन्फ्लुएंसर्स भी हैं मेरी टाइप के, जो छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर्स हैं या मुझसे बड़े बड़े भी जो इन्फ्लुएंसर हैं, वो सारे इस टॉपिक पे बात करें, लोगों को अवेयर करें कि क्या सिचुएशन चल रही है, क्योंकि बहुत से लोग तारीफ़ें करते रहेंगे लेकिन मेन जो मसले हैं या मेन जो प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं बता रहे होते। तो हर किसी को अपने लेवल पे एक आवाज़ उठानी चाहिए। अगर आप लोकल पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं तो आपको ग्रुप्स में पोस्ट करनी चाहिए, आपको एम्बेसी को टैग्स करना चाहिए, ट्विटर पोस्ट करनी चाहिए, आपको ट्रेंड्स बनाने चाहिए। एक ऑर्गेनाइज ग्रुप की सूरत में जो भी एफर्ट होती है नॉर्मली वो ज़्यादा फ्रूट बियर करती हैं, तो आपको एक ऑर्गेनाइज सूरत में आकर कुछ ना कुछ चीज़ें बदलने के लिए एफर्ट्स करते रहना चाहिए। जिस तरह मैंने कहा कि जर्मनी आ चुके हैं जो मेरे जैसे लोग हैं, जो और भी स्टूडेंट हैं, अगेन वो इन सारी मुश्किलात से गुजर के यहाँ पर आए हैं, तो वो आप लोगों का दर्द भी समझ सकते हैं। जिस तरह वो जिस कंडीशन में आए थे उन्हें पता है कि आप लोगों की क्या कंडीशन है, तो उन लोगों को भी जो ऑलरेडी यहाँ पे पहुँच चुके हैं जर्मनी में, उन्हें एहसास करना चाहिए और जहाँ पे जिन भी प्लेटफॉर्म पे हो सकता है मौका मिलता है डेफिनेटली आवाज़ उठानी चाहिए। उनके तो एज अ रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट या एप्लीकेंट जो कि आप अगर अप्लाई कर रहे हो तो आप ये भी कर सकते हो कि मेरी इस वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो के बेशक शॉर्ट्स बनाएं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे शेयर करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, बाकी जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं उनसे शेयर करें, ताकि कोई ना कोई इस पर फर्दर स्टेप लिया जाए और जो ये अपॉइंटमेंट के सिलसिले में हम इतना फंसे पड़े हैं उससे किसी ना किसी तरह से इन स्टूडेंट्स को निकाला जा सके। लास्ट में अगेन मैं जर्मन एम्बेसी से अगर कोई मुझे सुन रहा है तो मैं अगेन उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो अंडरस्टैंड कि आपको आपके मसले काफ़ी जेन्युइन हो सकते हैं, आपको मसले
हम डिनाई नहीं कर रहे कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, काम बहुत ज़्यादा है, बट अगेन कुछ पॉसिबिलिटीज़ जो कि बहुत सिंपल सोल्यूशन है वो करके इन चीज़ों को अवॉइड किया जा सकता है जो इतनी कॉम्प्लेक्स इशूज़ आ सकते हैं। तो कोई भी अगर मेरा बताया हुआ सोल्यूशंस कोई भी अगर पॉसिबिलिटी है आपकी नज़र में उसे इम्प्लीमेंट करने की, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ही है कि उसे इम्प्लीमेंट करें ताकि जो स्टूडेंट यहाँ पर आ रहे हैं या आने का प्लान रख रहे हैं उनके लिए सिलसिला आसान हो, क्योंकि इट्स नॉट ईजी फॉर देम एज वेल। आप अगर खुद सोचें, आप अगर उनकी जगह पे खुद को रख के सोचें कि एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है जिसके थ्रू गुजर के वो अपॉइंटमेंट्स तक पहुँचते हैं। अव्वल तो एडमिशन्स लेना जो जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं बहुत मुश्किल काम होता है, हाईली कम्पिटिटिव है, तो उससे एडमिशन लेने के बाद ब्लॉक्ड अकाउंट की एक बहुत बड़ी अमाउंट है जो बड़ी मुश्किल से लोग जमा करते हैं, स्पेशली इस टाइप की इकोनॉमी में। इवन वो जमा करने के बाद जब एट द एंड ऑफ द डे उन्हें पता लगता है कि अपॉइंटमेंट में इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं, तो एक बहुत ही होपलेसनेस की कंडीशन भी आ सकती है। बहुत से स्टूडेंट काफ़ी डिप्रेस भी हो जाते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक लंबा टाइम होता है जो इन्वेस्ट किया होता है। तो बहुत सी चीज़ें कंबाइन होकर ये प्रोसेस उनका यहाँ तक पहुँचा होता है। तो आपको स्टूडेंट्स का भी एहसास करना चाहिए और अगेन स्टूडेंट्स को भी जिस हद तक मुमकिन हो कोशिश करें कि एम्बेसी की जो चीज़ें हैं वो ठीक तरह से फॉलो करें, ताकि इन सब चीज़ों को हम इकट्ठे लेकर चलेंगे तभी ये वाला मसला सॉल्व होगा। और अगेन दिल से मेरी यही दुआ है कि अपॉइंटमेंट का इशूज़ जो कि बहुत पैथेटिक इशू है, जो कि नहीं होना चाहिए, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ये होना ही नहीं चाहिए, ये रिजॉल्व हो जाए। तो होपफुली ये जो जितनी मैंने सोल्यूशंस बताए हैं इस पर अगर इम्प्लीमेंटेशन होती है तो मैं देखता हूँ कि ये चीज़ काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो सकती है इन कमिंग फ्यूचर। तो अपने नेक्स्ट टॉपिक में हम बात कर लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए अगर आपने इस विंटर इनटेक में अप्लाई किया था और ऑलरेडी आपको एडमिशन लेटर आ चुका है, या फिर अगर आपने वो यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया हुआ है तो आपको एडमिशन लेटर प्रोसेसिंग में है और होपफुली इंशाल्लाह एक आधे महीने तक या 1.5 महीने तक आ जाएगा। तो उस सिनेरियो में कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो आपको अभी उठाने चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ। तो नंबर 1 तो आपको रियलाइज़ करना चाहिए कि आपको उस एडमिशन को जो कि आपका जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी की तरफ से आया है बिल्कुल फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आप कहें कि अच्छा एक दफ़ा मैंने अप्लाई कर दिया, एडमिशन आ गया तो फिर ठीक है, अपॉइंटमेंट नहीं आ रही तो अगली दफ़ा मैं फिर से अप्लाई करूँगा। जब उन्होंने एक बार एडमिशन दे दिया तो नेक्स्ट टाइम भी एडमिशन दे देंगे। इस चीज़ की कोई भी श्योरिटी नहीं होती, क्योंकि हर दफ़ा डिफरेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे होते हैं, उनकी प्रोफाइल डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि अब जर्मनी का कंपटीशन ओवरऑल जब जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा टफ होता जा रहा है। जिस तरह हम खुद जब जर्मनी के केसेस लेते हैं तो हमें पता होता है कि पहले जिन यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट कम होती थी, लाइक कम GPA पे भी एडमिशन ले रहे होते थे, अब सेम यूनिवर्सिटीज़ अपनी GPA रिक्वायरमेंट्स बढ़ा दी है, अपनी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स बढ़ा दी है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। इंडिया से बहुत लोग अप्लाई करने लग गए हैं, पाकिस्तान से कह लें, बांग्लादेश से कह लें, तो जर्मनी अब ज़्यादातर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत फेवरेट जगह बन चुकी है यहाँ पर आकर एजुकेशन लेने के लिए। और अगेन इसमें मैं इसके एडवांटेजेस भी एंड में डिस्कस करूँगा कि क्यों अब लोग इतना प्रेफर कर रहे हैं, स्टूडेंट्स क्यों प्रेफर कर रहे हैं जर्मनी आना। खैर, अगर आपको एडमिशन आ चुका है तो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस, और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो आपने ऑलरेडी कर ली है कि आपने इतने बड़े कंपटीशन में से गुजर के आपको एडमिशन लेटर रिसीव हो गया है। अब अगर आप उस एडमिशन लेटर को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, आप कहते हैं ठीक है यार एडमिशन आ गया, अपॉइंटमेंट नहीं आ रही तो मैं एडमिशन लेटर मैंने क्या करना है वो मैं नहीं लेता, या मैं एडमिशन एक्सेप्ट नहीं करता, तो ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल गलत स्ट्रेटेजी है। और सही स्ट्रेटेजी क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने उस एडमिशन को थोड़ा सिक्योर करना है, पहले तो आपकी ये कोशिश होगी कि आपको ये अपॉइंटमेंट टाइमली आ जाए, लेकिन अगर टाइमली नहीं आ रही या अपॉइंटमेंट डिलेज आ रहे हैं तब आप यूनिवर्सिटी से एक्सटेंशन मांगते हैं। ठीक है, उन्हें कहते हैं कि अच्छा मैं 15 अक्टूबर को फॉर इंस्टेंस क्लासेस स्टार्ट हैं और आप 15 अक्टूबर को नहीं पहुंच सकते, देन आप उनसे कहते हैं मुझे नवंबर तक की एक्सटेंशन दे दें या मुझे दिसंबर तक की एक्सटेंशन दे दें, ताकि अगर आपकी डिलेड अपॉइंटमेंट भी आ रही है तो आपको ये पता हो कि चलो लेट अपॉइंटमेंट आए तो मेरा एडमिशन स्टिल वैलिड होगा, क्योंकि मैंने अपनी यूनिवर्सिटी से एक्सटेंशन मांगी हुई है। कुछ जर्मन यूनिवर्सिटीज एक्सटेंशन देती हैं, कुछ बहुत स्ट्रिक्ट होती है, नहीं देती, लेकिन ज़्यादातर हमने देखा है कि एक्सटेंशन अलाउ करती हैं। अच्छा, अब अगर आपको अपॉइंटमेंट आने की कोई उम्मीद नहीं है, आपको पता है कि आपका रेफरेंस नंबर बहुत पीछे और अपॉइंटमेंट बिल्कुल नहीं आ रही, देन आपको डेफरमेंट वाली साइड पे जाना चाहिए। अब एक्सटेंशन और डेफरमेंट में क्या डिफरेंस है, वो ये है कि डेफरमेंट में आप ये नहीं कहते यूनिवर्सिटी को कि मैं लेट आ जाऊंगा लेकिन इस इनटेक में आ जाऊंगा, आप यूनिवर्सिटी को ये कहते हो कि मैं इस इनटेक में नहीं आ सकता फॉर वट एवर रीजन, जिस तरह मैंने बताया अपॉइंटमेंट डिले या अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, उसकी वजह से मैं टाइमली इस इनटेक को ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, तो आप मुझे प्लीज नेक्स्ट इनटेक के लिए मेरा जो एडमिशन है वो डेफर करते हैं। अब डेफरमेंट का मतलब ये होता है कि आपने एडमिशन लूज नहीं किया, जो एडमिशन लेटर आपको आया था आपने यूनिवर्सिटी से कोऑर्डिनेट किया और कोऑर्डिनेशन के बाद यूनिवर्सिटी ने आपको कहा ठीक है हम आपको एडमिशन डेफर कर देते हैं, मतलब कि आपको दोबारा से अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, नए सिरे से सारी डॉक्यूमेंटेशन नहीं करनी पड़ेगी, आपका यही वाला एडमिशन लेटर वैलिड होगा। तो अब आपने ये वाला एडमिशन अपना सिक्योर कर लिया और ये एडमिशन अब आपको दोबारा से आपको टेंशन नहीं होगी कितना लंबा चौड़ा प्रोसेस और सारी चीजें सब कंपटीशन में से अगेन आप गुजरे, और अगेन है कि नेक्स्ट इनटेक के लिए आपका एटलीस्ट जो सिनेरियो है वो सिक्योर है। कुछ यूनिवर्सिटी होती हैं वो जर्मनी में 2 इनटेक के लिए ओपन होती
हैं, तो अगर विंटर में डेफरमेंट मिली है तो आप नेक्स्ट समर में जा सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं कि वो विंटर में ओपन होती हैं और समर में उनका इंटेक नहीं होता, तो वो पिछले विंटर से लेकर नेक्स्ट विंटर तक की डेफरमेंट देती हैं। तो कई दफ़ा आपको 6 मंथ्स का डिले आ सकता है, कोई दफ़ा आपको 1 साल तक का भी डिले आ सकता है, लेकिन इन मीन वाइल आपको ये पता होगा कि आपका जो एडमिशन है वो सिक्योर है। एक जो प्रो टिप है मैं जो दे देता हूँ, जो हम भी अपने स्टूडेंट्स को अक्सर गाइड करते हैं और बहुत से स्टूडेंट इसको फॉलो करके उन्होंने अपना जो एडमिशन है वो सिक्योर किया, वो ये कि अक्सर वो इनरोलमेंट करवा लेते हैं यूनिवर्सिटी में, क्योंकि जब एक दफ़ा इनरोलमेंट हो जाती है तब आप ऑफिशियली उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो चुके हो, तो अक्सर फिर यूनिवर्सिटीज़ आपको फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करती हैं। अगर आप बिल्कुल इनरोलमेंट नहीं करवाते और इनरोलमेंट की डेट भी गुजर जाती है, तब मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ फिर आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं शो करेंगी। तो प्रो टिप मेरी ये होगी कि अपनी इनरोलमेंट प्रोसेस जब एडमिशन आ जाए तो अपने इनरोलमेंट प्रोसेस को कंटिन्यू रखें। ऐसा ना हो कि बस एडमिशन आया है, आपने फर्दर कोई आगे कंटिन्यू नहीं किया काम और आपने वो वाला एडमिशन भी लूज कर दिया है, तो ये आपके बिहाफ पे एक बहुत रॉन्ग स्ट्रेटजी होगी जो कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आपके जहन में ये भी सवाल होगा कि ठीक है हम डेफरमेंट अप्लाई कर लेते हैं या फिर एक्सटेंशन अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन हमारी अपॉइंटमेंट का तो सिमिलर नेक्स्ट इनटेक के लिए भी हो सकता है यही सिनेरियो, जिस तरह अभी हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, हो सकता है नेक्स्ट इनटेक के लिए भी हमें अपॉइंटमेंट ना मिले। तो एडमिशन तो डेफर कर दिया यूनिवर्सिटी ने, लेकिन अगर अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही तो फिर क्या फ़ायदा। तो उसके लिए भी आपके जहन में ये होना चाहिए कि आपको बहुत प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा। लाइक जितनी जल्दी आपने इस दफ़ा अपॉइंटमेंट बुक की थी उससे ज़्यादा जल्दी आपको नेक्स्ट इनटेक के लिए अपॉइंटमेंट बुक करनी चाहिए। और इसमें एक टिप तो ये भी है कि आप अगली दफ़ा अपॉइंटमेंट्स को लेके बहुत सीरियस होकर जल्दी बहुत जल्दी ट्राई करें कि अप्लाई करें। उसमें हमारे भी जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें तो खैर हम पहले भी गाइड करते हैं, लेकिन सर हम कोई ट्रिक्स बताते हैं जिसकी वजह से अपॉइंटमेंट्स नॉर्मली आप बहुत जल्दी बुक कर सकते हो। तो कुछ हैक्स होते हैं छोटे छोटे जो हमने अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर किए हुए हैं। अगेन हमारे जो स्टूडेंट्स इस दफ़ा भी विंटर इनटेक में भी जिन्होंने अप्लाई किया, उनमें 70 to 80% के जो अपॉइंटमेंट रेफरेंस नंबर है वो काफ़ी जल्दी के हैं। मतलब अंडर 1000 स्टूडेंट उन्होंने अपॉइंटमेंट बुक कर ली थी, और जब भी आप अंडर 1000 या अंडर 1500 स्टूडेंट्स होते हो तो अपॉइंटमेंट आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अगर हम पिछली इनटेक्स को लेकर बात करें, जो इस्लामाबाद एम्बेसी है राउंड अबाउट उसने 2500 स्टूडेंट्स को अकोमोडेट किया था। इसमें जाहिर बात है वो स्टूडेंट भी थे जिनके एडमिशन आए थे और अक्सर फिर अपॉइंटमेंट बीच में से कैंसिल हो गई थी जिनके एडमिशन नहीं आए थे, लेकिन ओवरऑल एक रेफरेंस नंबर जो अगर हम हिसाब लगाते हैं तो 2000 to 2500 तक वो रेफरेंस नंबर जा रहा था। तो अगर आप विद इन 1000 to 2000 की रेंज में हो तब आपके अपॉइंटमेंट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी वजह से ज़रूरी है कि आप फिर राइट टाइम पे अपॉइंटमेंट को या बहुत जल्दी अपॉइंटमेंट को अप्लाई करें। साथ ही साथ आपको कोई ना कोई बैकअप भी अगर आपके लिए पॉसिबल है तो वो भी रख लेना चाहिए। जिस तरह परसों ही मेरी एक स्टूडेंट से बात हो रही थी जो एक्सेस फ्यूचर के थ्रू उन्होंने अप्लाई किया था, जो कि हमारी कंपनी जो स्टूडेंट वीज़ा को डील करती है, एंड मैं इसके हवाले से भी बताऊंगा। अब उसमें उन्होंने एडमिशन उनका 2-3 जगह से आ गया था, उन्होंने आगे इनरोलमेंट प्रोसेस भी अपना कंटिन्यू करवा लिया था। अब उनका ये सिनेरियो है कि वो कहते हैं कि मुझे नेक्स्ट टाइम भी नहीं पता कि मेरी अपॉइंटमेंट आए या ना आए। अभी उनका जो नंबर है वो राउंड अबाउट 1800 की लाइन में है, तो अभी भी अपॉइंटमेंट आने को आ सकती है डिपेंडिंग कि जर्मन एम्बेसी कितनी पेस में अपॉइंटमेंट देगी। लेकिन वो यही कह रहे थे कि अगर नहीं आई तो मेरे पास क्या बैकअप होना चाहिए। तो मैंने उन्हें ये सजेस्ट किया था, इफ़ यू हैव द पॉसिबिलिटी, अगर आप जा सकते हो अरब कंट्रीज़ में, जिस तरह सऊदीया में कुछ लोग चले जाते हैं, दुबई में, यूएई से अप्लाई कर रहे होते हैं, तो एज अ बैकअप आपको ये ऑप्शन भी देखना चाहिए। क्योंकि अगर आप उन कंट्रीज़ में जाके 6 मंथ्स तक का टाइम पीरियड रहते हो, स्पेशली सऊदीया में उनकी स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट है कि आपको 6 मंथ रहना होता है, तो अगर आप वहाँ पर जाकर रहते हो तो नेक्स्ट आप अपना जो स्टडी वीज़ा का प्रोसेस है वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो। इसी तरह बहुत से स्टूडेंट हैं हमारे जो पहले तुर्की गए हैं और बाद में तुर्की के बाद उन्होंने रूट लेकर फिर जर्मनी गए हैं। इसी तरह बहुत से लोग यूएई जा रहे हैं, यूएई के बाद वो आगे अपना जर्मनी का वीज़ा प्रोसेस करवा रहे हैं। तो डिफरेंट स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, डिफरेंट तरीके हो सकते हैं इस चीज़ को थोड़ा ओवरकम करने के लिए। अगेन बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान के सारे लोग हैं लेकिन उन्हें इधर उधर की एम्बेसी जाना पड़ रहा है अपना वीज़ा लेने। तो अगेन ये एक इशू है जो कि एग्जिस्ट कर रहा है, बट होपफुली जो इस वीडियो के बाद भी मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी लोगों को अवेयरनेस आएगी और लोग इस अपॉइंटमेंट सिस्टम को इम्प्रूव करने में एटलीस्ट कुछ ना कुछ एफर्ट्स करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो आप काम कर सकते हैं वो ये भी कर सकते हैं कि आजकल बहुत से स्टूडेंट प्रेफर कर रहे हैं कि वो सिर्फ किसी एक कंट्री पे रिलाई ना करें, वो डिफरेंट कंट्रीज़ को अपने बैकअप ऑप्शंस में रखें, स्पेशली उन कंट्रीज़ को जिनकी वीज़ा रेशोज़ कंपैरेटिवली अच्छी हैं, जिनका अपॉइंटमेंट का सिस्टम कंपैरेटिवली थोड़ा बेहतर है। हमारे भी काफ़ी अब जो एक्सेस फ्यूचर में स्टूडेंट्स आ रहे हैं नए, वो भी हमसे जर्मनी का तो करवाते हैं, साथ में 1 या 2 ऑप्शन एज अ बैकअप के तौर पर भी वो लेते हैं, क्योंकि उन्हें भी थोड़ी तसल्ली होती है कि अगर फॉर इंस्टेंस जर्मनी में फॉर एनी रीज़न ये जो अपॉइंटमेंट्स के चल रहे हैं, एडमिशन अगर नहीं आते तो उनके पास कोई ना कोई बैकअप ऑप्शन हो, ताकि जो उनका ये टाइम लग रहा है सारा 5-6 महीने का, वो टाइम ज़ाया ना हो। अगर खुदा ना खास्ता किसी एक कंट्री पे रिलाई करके चलें और दूसरे का बिल्कुल ना करें, तो कई दफ़ा आपका वो 5 से 6 महीने ज़ाया होने का भी खतरा होता है। कि आपके पास बैकअप हो तो आपका वो टाइम वेस्ट नहीं होता।
इसी तरह मैंने भी डिफरेंट सक्सेस स्टोरी एक स्टूडेंट के साथ शेयर की थी, उस्मान उनका नाम था। उन्होंने भी जर्मनी का प्रोसेस हमसे स्टार्ट कराया और साथ में बेल्जियम का करवा लिया था। तो जर्मनी की उनकी अपॉइंटमेंट नहीं आई टाइमली, तो वो बेल्जियम चले गए। अब वो बेल्जियम में अपना जाके एजुकेशन कर रहे हैं और वहाँ से उनके लिए बड़ा आसान है आगे जर्मनी मूव करना। तो अगर आपने टाइमली कुछ स्ट्रेटेजी से काम किया हो, लाइक आपने अपने बैकअप ऑप्शन रखे हो, तो फिर आपको ये पता होता है कि हाँ, बैकअप के तौर पर अगर जर्मनी अभी नहीं है तो कोई और कंट्री और वहाँ पर मूव करके फिर आप फर्दर आगे जर्मनी को टारगेट कर सकते हो। और स्पेशली अगर आपने एडमिशंस पहले से अप्लाई किए और जब मैंने बताया कि अगर आपने एक्सटेंशन या डेफरमेंट ली थी तो हो सकता है तब तक आपका जर्मनी का एडमिशन वैसे ही वैलिड हो। तो ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी है मेरी नज़र में इस जो सिचुएशन के रिस्क को थोड़ा अवॉइड करने के लिए। और आजकल काफ़ी स्टूडेंट्स इसको प्रेफर कर रहे हैं कि कोई अपने बैकअप ऑप्शंस रखें या फिर एक्सटेंशन या डेफरमेंट लेते हैं तो किसी और कंट्री में जाके भी अप्लाई कर लें। लेकिन जिनके पास ऑप्शन नहीं है, अगेन कोई कहीं पे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो नहीं मूव कर सकते, तब उनको अपॉइंटमेंट्स को लेकर प्रोएक्टिव होना पड़ेगा और अपॉइंटमेंट जल्दी अप्लाई करनी पड़ेंगी। जिस तरह मैंने कहा कि राउंड अबाउट फर्स्ट 2000 से 2500 तक के चांसेस होते हैं। अगेन ये वेरी करता है कि एम्बेसी कितनी पेस पे अपॉइंटमेंट्स दे रही हैं, कितने स्टूडेंट्स को पर वीक अपॉइंटमेंट्स दे रही हैं। तो बहुत सी चीज़ें इसमें भी आ जाती हैं। बट अगेन कुछ ऐसे बैकअप्स थे जो मेरी नज़र में आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी थे और होपफुली आप इनको इम्प्लीमेंट करके अपने जो एडमिशंस हैं वो ज़ाया होने से बचा सकते हैं और अपना बहुत ज़्यादा टाइम भी ज़ाया होने से बचा सकते हैं। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के हवाले से, जो कि अपॉइंटमेंट मिथ्स एंड स्कैम्स का टॉपिक है, उसके हवाले से मैं थोड़ा डिटेल में आपको बता दूं कि इसमें नॉर्मली क्या हो रहा है आजकल। जब भी आप किसी मेजर कंसल्टेंसी कंपनीज पे भी जाएं, इवन आप अगर पाकिस्तान में जाते हैं, बहुत बड़े बड़े नाम आपको मिल जाएंगे। मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, लेकिन आप सबको पता है कि कौन से बहुत बड़े बड़े नाम एग्जिस्ट करते हैं पाकिस्तान में कंसल्टेंसीज के। तो वो आपको जर्मनी के हवाले से मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ कि कोई भी आपको ठीक गाइड नहीं कर रहा, ना ही उन्हें इतने डिटेल में सारे प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड ये करूंगा कि अनटिल और अनलेस उन्होंने पहले जर्मनी के केसेस किए हों, उनके पास सक्सेस स्टोरीज हों, उनके पास प्रॉपर नॉलेज हो, जर्मनी एलिमेंट में मैं अगेन बात कर रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें कंफर्म करने के बाद अगर आपने उनसे प्रोसेस करवाना है तो करवाएं। उसका मेन रीज़न ये है कि आपको जर्मनी के हवाले से मिसगाइड करेंगे। पहली चीज़ तो ये कि जब भी आप वहाँ पर जाएंगे, आप उनसे पूछेंगे या कहेंगे कि मैंने जर्मनी का प्रोसेस करवाना है, तो पहली चीज़ वो आपको ये कहेंगे कि नहीं, जर्मनी के तो अपॉइंटमेंट्स नहीं आ रही, तो जर्मनी का अपॉइंटमेंट, तो जर्मनी का प्रोसेस आप लोग ना करें। आप लोग यूके जाएं, कनाडा जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं, तो वहाँ पर आपको अपॉइंटमेंट्स के इशूज़ नहीं है, तो वहाँ पर हम आपको अप्लाई कर देते हैं। अब अगेन इसमें मैं पहले भी काफ़ी वीडियोस में बता चुका हूँ कि ये वो लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि उनके डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं बाहर यूनिवर्सिटीज़ के साथ इन मुल्कों में, और वहाँ पर तो बिजनेस मॉडल है, आपने फ़ी दे के पढ़ना है, तो साथ में ये लोग अपना कमीशन भी रखते हैं। ये इनका बिजनेस मॉडल है, मुझे इससे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन फिर स्टूडेंट को गलत गाइड भी नहीं करना चाहिए। अगर आप उन्हें कह रहे हैं कि नहीं, जर्मनी में तो कुछ सीन नहीं है यार, पॉसिबल ही नहीं है, कई दफ़ा स्टूडेंट को कह दिया जाता है आपका तो जीपीए बहुत कम है तो पॉसिबल नहीं है, या आप जर्मनी की तो अपॉइंटमेंट नहीं आती तो पॉसिबल नहीं है, या अगर जर्मनी का केस लें भी तो वो पब्लिक जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई नहीं करते, वो प्राइवेट में करके उन्हें कहते हैं कि ठीक है हमने आपका अप्लाई कर दिया, और फिर प्राइवेट में जो फ़ी वाली यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनके बिहाफ पे फिर वो आपका एडमिशन कंटिन्यू कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको अवॉइड करनी चाहिए। आई कॉल इट अ स्कैम बिकॉज दिस इज़ रियली अ स्कैम। अगर आप स्टूडेंट के साथ ऑनेस्ट नहीं है, स्टूडेंट को नहीं बता रहे इतना डिटेल में कि क्या सिनेरियो है, अपॉइंटमेंट्स किस तरह बुक होती हैं। जर्मनी में एजुकेशन फ्री है अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं। अगर आप वो सब चीज़ें गाइड नहीं करते हो तो डेफिनेटली ये जो बड़ी बड़ी जितनी भी मैंने बताई, इवन छोटी छोटी जो कंसल्टेंसीज है, बहुत से स्टूडेंट है जो मेरे कैरियर काउंसलिंग सेशन लेते हैं, पूछते हैं, बताते हैं कि हम यहाँ गए थे, वहाँ गए थे, उन्होंने तो हमें ये बात की थी, उन्होंने तो कहा था कि पॉसिबल ही नहीं है। और अब काफ़ी स्टूडेंट है जो अल्हम्दुलिल्लाह प्रोसेस करवा के ऑलरेडी अब जर्मनी में हैं, तो वो कहते हैं मुझे कि मुनीब भाई आप हमें ठीक टाइम पे मिल गए थे, वरना हमें पाकिस्तान में जब हम डिफरेंट लोगों के पास जा रहे थे तो बहुत गलत गाइड किया जा रहा था जर्मनी के बारे में या जर्मन एजुकेशन के बारे में। तो ये एक स्कैम है जिसको थोड़ा आपने अवॉइड करना है। और हाँ, आजकल कुछ खबरें भी चल रही हैं कि जर्मन जो कराची कॉन्सुलेट है उसने अपॉइंटमेंट सस्पेंड कर दी है, स्टूडेंट्स को अभी स्टडी वीज़ा के अपॉइंटमेंट्स नहीं दे रहे जो नॉन यूरोपियन स्टूडेंट्स हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है, उन्होंने कुछ अरसे के लिए सस्पेंड किया है और मोस्टली उन्होंने जो रीज़न दिया वो सिक्योरिटी कंसर्न्स का दिया है। और अगेन ये कोई परमानेंट चीज़ नहीं है। हमारे कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने स्लॉट बुक किए हुए थे, उन्हें ऑलरेडी ईमेल आ गई है कि जो कराची कॉन्सुलेट है 24 के बाद अपनी अपॉइंटमेंट्स दोबारा से ओपन कर देगा। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो परमानेंटली ब्लॉक कर दी गई है, लेकिन इस खबर को एक बहुत बड़ा करके दिखाया जा रहा है, हर पेज पे शो हो रही है सारी चीज़ें कि हमको अपॉइंटमेंट शायद ना आए। लेकिन अगेन वही बात है कि अभी तक ये कोई परमानेंट नहीं है कि हाँ जर्मनी के बिल्कुल वीज़ाज बंद कर रहे हैं, प्रोसेस नहीं कर रहे, ये बात बिल्कुल गलत है। अगेन जिस तरह आपको पता है मुहर्रम आ रहा है, शूरा आ रहा है, तो कराची में वैसे भी थोड़े हालात सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से ख़राब रहते हैं, तो मेनली उन्होंने ये रीज़न दिया है। लेकिन ये ऐसी चीज़ है जो बाद
में दोबारा से अब कंटिन्यू हो जाएगी इंशाल्लाह 24 जुलाई के बाद। अगेन एक और जो खबर पिछली काफ़ी देर से सर्कुलेट कर रही है वो ये भी है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में कह लो, बांग्लादेश में कह लो, या डिफरेंट जो यहाँ की एम्बेसीज या कॉन्सुलेट काम कर रहे हैं वो अक्सर फेक डॉक्यूमेंट प्रोसेस कर देते हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टिगेशंस उन पे चल रही हैं। तो ये बात ठीक हो भी सकती है क्योंकि इसके बारे में मुझे कंफर्म कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं तो अच्छी बात है, करनी चाहिए, ताकि उन्हें पता हो कि जो भी यहाँ पर स्टूडेंट आ रहे हैं उनके डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, कोई भी फेक डॉक्यूमेंट नहीं है। तो अभी इस्लामाबाद एम्बेसी में जो अपॉइंटमेंट्स का सिलसिला चल रहा है वो फास्ट ट्रैक वालों को दे रहे हैं, 3.7 वालों को दे रहे हैं, साथ ही साथ बैचलर्स की भी अपॉइंटमेंट स्टार्ट कर दी है। और अब होपफुली जो नॉर्मल ट्रैक वाले हैं उनके अपॉइंटमेंट्स भी उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह जल्दी मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, और ऑलरेडी स्टार्ट हो जानी चाहिए, बट अगर अभी नहीं भी हुई तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जल्दी नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह स्टार्ट कर देनी चाहिए, और थोड़ी फास्ट पेस से देनी चाहिए, ज़्यादा स्टूडेंट्स को बुलाना चाहिए ताकि जिन लोगों के पास एडमिशन लेटर आए हैं वो अपनी अपॉइंटमेंट्स पे जा सके और उनके एडमिशन लूज ना हो। और अगेन जिनके पास एडमिशन लेटर नहीं आए या फिर जितनी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था सबसे रिजेक्शन आ चुकी है तो वो लोगों को अपनी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर देनी चाहिए। अगेन जिनके अभी प्रोसेसिंग में है वो तो अभी अब कैंसिल ना करें, क्योंकि 15 अगस्त तक नॉर्मली एडमिशन रिस्पॉन्सेज आते हैं, कई दफ़ा 25 अगस्त भी चला जाता है, लेकिन ये टाइम पीरियड जो है आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट है अपॉइंटमेंट्स को लेकर, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी इंशाल्लाह इस्लामाबाद में जो नॉर्मल ट्रैक वाले उनके अपॉइंटमेंट्स भी ओपन हो जाएंगी। तो अगर मैं इस्लामाबाद एम्बेसी के हवाले से बात करूँ कि अगर वो कहते हैं, कोई आपको कह रहा है, कोई कंसल्टेंट भी है, कोई आपका जानने वाला है, कोई कुछ भी है, वो अगर आपको कह रहा है कि आप हमें इतने पैसे दे दें हम आपकी अपॉइंटमेंट ले आएंगे, तो बिल्कुल स्कैम है। स्कैम को आपने अवॉइड करना है। काफ़ी अरसे से लोगों ने इसको बनाया हुआ है कि अपना बिजनेस के लोगों को कहते हैं हम अपॉइंटमेंट जल्दी के ले आएंगे, लेकिन ऐसा कोई चक्कर नहीं होता। वो आपसे पैसे लेंगे, पैसे लेने के बाद वो गायब हो जाएंगे। तो इस्लामाबाद में स्पेशली अगर इस्लामाबाद एम्बेसी से आपका वीज़ा प्रोसेस हो रहा है तो किसी की बात ना माने या ना सुने। अगर कोई आपको कहता है कि वो आपको अपॉइंटमेंट दे देंगे तो ये सही बात नहीं है, क्योंकि जो मैंने सिस्टम समझाया है, एक रेफरेंस सिस्टम, उसके थ्रू ही मोस्टली ऑपरेशंस हैं वो काम कर रहे होते हैं एम्बेसी के अंदर। अगर मैं कराची की बात करूँ तो अगेन उसका सिस्टम डिफरेंट है, स्लॉट बुकिंग सिस्टम है। वहाँ पर ऐसा होता है कि एजेंट्स होते हैं वो अपॉइंटमेंट पहले बुक कर लेते हैं, स्लॉट जैसे ही ओपन होता है बुक कर लेते हैं, बाद में वो आप लोग कोई स्टूडेंट उनके पास आता है तो पैसे लेके उनके सोल्ड आउट करते हैं। अगेन कराची में काम हो रहा है, वो आई वोंट से इट स्कैम कि वो पैसे लेके आपको कोई स्कैम नहीं करेंगे मोस्टली लोग। अगेन ये काम ऐसा है कि कुछ कर भी सकते हैं, आपसे पैसे ले ले और बाद में आपको स्लॉट ना दें, बट अगेन ओवरऑल इट्स मोरली या एथिकली अगर इसे देखा जाए तो इट्स अ वेरी डिसऑनेस्ट थिंग जो कि वो लोग कर रहे हैं, जो भी एजेंट्स इस किस्म के काम कर रहे हैं, कि ये स्टूडेंट का हक है, वो स्टूडेंट के पास एडमिशन है, स्लॉट फ्री होने चाहिए थे जो कि आप लोग बुक करके बैठ गए हो। अब ना चाहते हुए भी स्टूडेंट्स को आप लोगों के पास आना पड़ रहा है और आप लोगों ने इसे बिजनेस मॉडल बना लिया है कि अच्छा जो भी हमारे पास आएगा पैसे देगा, हम एज एन एजेंट उसके पैसे लेकर बाद में उन्हें स्लॉट दे देंगे। तो आप अगर एज एन एजेंट अपने आप को ये कहकर तसल्ली दे रहे हो कि काम तो कोई गलत नहीं है, तो लेट मी टेल यू ये काम बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको कोई राइट नहीं पहुंचता कि आप स्टूडेंट्स के जो फ्री स्लॉट्स जो कि कॉन्सुलेट ने स्टूडेंट्स के लिए ओपन किए होते हैं कोई थर्ड पार्टी से बुक कर ले और बाद में वही स्लॉट जो कि फ्री में स्टूडेंट्स को मिलने चाहिए वो आप लोग पैसे देकर दो उन्हें। तो अगेन दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग। लेकिन अगेन वही बात है कि इस मुल्क में बहुत सी गलत चीज़ें हो रही हैं, लेकिन हर कोई अगर गलत कर रहा है तो गलत चीज़ सही नहीं हो जाएगी, वो रहे तो एट द एंड ऑफ द डे गलत ही की। तो इन सारे मसलों को सुनने के बाद आपके ज़हन में लाजमी ये सवाल आ रहा होगा कि इज़ इट स्टिल वर्थ इट टू अप्लाई इन जर्मनी, क्या आपको जर्मनी में अप्लाई करना भी चाहिए या नहीं। तो हम एनालाइज कर लेते हैं कि आपके पास अभी ऑप्शंस क्या क्या है। जिस तरह कि अगर हम देखते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वाइज अगर हम बात करें या फिर एक्सपेंसेस के हवाले से बात करें, तो अगर आप लिस्ट डाउन करें तो आई एम प्रीटी श्योर कि जर्मनी आपकी टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में आएगा। अगर आपको अच्छी एजुकेशन बिल्कुल फ्री में चाहिए, मतलब कि जहाँ पर कोई ट्यूशन फी नहीं है, तो जर्मनी के अलावा भी कोई ऐसा कंट्री नहीं है जो इतने टॉप लेवल एजुकेशन या इतनी अच्छी एजुकेशन बिल्कुल फ्री में दे रहा हो। अगर आप बात करें यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा वगैरह की भी, तो आपको एटलीस्ट 1 करोड़ प्लस पाकिस्तानी रुपीस का बजट उसमें रखना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर फी इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है। तो खाली फीस मैनेज करना ही, स्पेशली मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड से जो लोग बिलोंग करते हैं, जो स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा वगैरह के ऑप्शंस को देखें। इवन जो लोग ये अफोर्ड कर भी सकते हैं वहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई इश्यूज नहीं आ रहे, क्योंकि अगर आप कनाडा की वीज़ा रेशो उठाकर देखिए, इवन ऑस्ट्रेलिया की रिसेंटली वीज़ा रेशो उठा के देखिए, तो बहुत रिजेक्शंस फेस करनी पड़ रही हैं। इवन ऑस्ट्रेलिया में तो सिंपली वो आपको ये कह देते हैं अक्सर केसेस में कि ड्यू टू पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आपको वीज़ा ग्रांट नहीं किया जा सकता। अब इसके आगे आप क्या अपील करोगे? ओवरसी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी तो मुल्क में काफ़ी अरसे से चल रही है, तो अगर वो इस टाइप का कोई रीज़न दे देते हैं और आपको रिजेक्ट कर देते हैं, देन आपके पास ऑब्वियसली ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हो रहे हैं। अगर आप जर्मनी को देखते हैं तो ज़रूर अपॉइंटमेंट डिलेज तो आ रहे हैं, बट अगर यहाँ पर वीज़ा रेशो की बात की जाए तो 90% से प्लस जो स्टूडेंट्स हैं उनको वीज़ा इशूज़ किए जा रहे हैं। मतलब जो जर्मनी की ओवरऑल वीज़ा रेशो है वो काफ़ी अच्छी है। हाँ, अपॉइंटमेंट के जो सारे इशूज़ हैं जो मैंने डिस्कस किए वो इट्स स्टिल देयर, बट अगर आपको अपॉइंटमेंट टाइम पे मिल जाती है, अपॉइंटमेंट आ रही है, तो वीज़ा रेशो आपकी बहुत अच्छी है, मतलब आपके वीज़ा लगने के चांसेस काफ़ी हाई है। और आजकल अपॉइंटमेंट
एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज ना सिर्फ जर्मनी बल्कि और भी काफ़ी कंट्रीज़ में आने लग गए हैं जहाँ पर पहले नहीं आते थे। और वन ऑफ द मेन रीज़न ये भी है कि अब हर बंदा या हर स्टूडेंट जब पाकिस्तान में देखता है, ग्रेजुएट होता है और बाद में मार्केट में अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देखता है, तो मार्केट में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रेजेंट ही नहीं है। क्योंकि जब हम पाकिस्तान में देखते हैं तो वहाँ पर इंडस्ट्री जो पहले चल रही थी अब उस तरह भी काम नहीं कर रही, उनकी भी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो जब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी सर्वाइवल नहीं कर पा रही पाकिस्तान में, तो नई कंपनीज के लिए अपनी मार्केट में अपनी जगह बनाना और फिर नई पोजीशंस ओपनिंग करना आप सोच सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। अभी के सिनेरियो से तो मुश्किल लग रहा है, नेक्स्ट 5-10 ईयर्स में हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि बहुत से स्टेप्स हैं जो लेने वाले हैं अभी पाकिस्तान के। अगर आप हालात को देखें तभी वो बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, लेकिन अभी नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में ये सूरत हाल थोड़ी और ख़राब होती लग रही है इंस्टेड कि हम थोड़ी बेहतरी की तरफ जाएं। तो अगर आप ऑप्शंस देखते हैं और स्पेशली अगर आप लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं तो जर्मनी से बेहतर ऑप्शन आपको इस प्राइस में बहुत मुश्किल है कि कोई और कंट्री आपको दे। और अगर हम जर्मनी में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की भी बात करते हैं तो रिसेंट ग्रेजुएट है, अगर आप उनको उठाकर देख लें तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट जर्मनी जाते हैं उनमें से बहुत कम फिर वापस पाकिस्तान आते हैं, क्योंकि जर्मनी में उनके पास इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि आफ्टर ग्रेजुएशन उनकी जॉब्स लग जाती हैं। स्पेशली अगर उनके रेलिवेंट स्किल्स और वो जर्मन लैंग्वेज सीख लेते हैं तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एग्जिस्ट करती हैं। इवन जर्मनी तो ऐसा कंट्री है तो अभी बाहर से लोगों को, स्किल्ड वर्कर्स को बुला रहा है। तो जिस बंदे ने जर्मनी से ऑलरेडी पढ़ाई एजुकेशन अपनी कंप्लीट की है, वहाँ का रेलिवेंट एक्सपीरियंस है, तो उसकी जॉब लगना कंपैरेटिवली काफ़ी आसान है। फिर जॉब लगने के बाद वो आपको लॉन्ग टर्म सेटलमेंट की भी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं। फॉर इंस्टेंस पढ़ाई अगर आप कंप्लीट करते हैं, बाद में 2 साल फुल टाइम जॉब करते हैं तो आपको PR वहाँ पर इशू हो जाता है, मतलब कि परमानेंट रेजिडेंस, और साथ ही आप नेशनैलिटी के भी एलिजिबल हो जाते हैं अगर आप 3 से 4 साल फुल टाइम वहाँ पर काम करते हैं। डिपेंड अगेन कि आपकी कितनी जर्मन लैंग्वेज स्किल है। अगर आप अपॉर्चुनिटी देखें तो लॉन्ग टर्म सेटलमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी जर्मनी आपको बहुत अच्छी देता है। यही चीज़ अगर हम अरब कंट्रीज़ में देख लें, आप UAE की बात कर लें, सऊदीया की बात कर लें, तो वो लोग आपको लॉन्ग टर्म सेटलमेंट का कोई ऑप्शन नहीं दे रहे। ठीक है, आप वहाँ पर रह सकते हैं जब तक वहाँ पर जॉब है, लेकिन जैसे ही जॉब गई, जिस तरह की कोरोना के दिनों में हुआ था, तो फौरन उन्होंने कहा कि आप अपनी कंट्री वापस चले जाओ। बहुत से पाकिस्तानी थे, इवन इंडियन जो भी साउथ एशियंस वहाँ पे गए थे, उन्हें वापस आना पड़ा था क्योंकि उनका सारा वीज़ा उनकी जॉब पे डिपेंड कर रहा था। उनके पास कोई PR स्टेटस या कोई नेशनैलिटी का सीन बिल्कुल ही नहीं था। इवन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारे एक स्टूडेंट की जो रिसेंटली अभी जर्मनी गए हैं, वो तकरीबन 1 साल वेट करने के बाद उनका वीज़ा आया था। और उनसे जब मैंने पूछा कि क्या आपको रिग्रेट तो नहीं है कि 1 साल आपको एक्स्ट्रा टाइम लग गया जर्मनी आते आते, तो वो यही कहते हैं कि 1 साल जो मैंने वेट किया है वो वहाँ पर शायद पाकिस्तान अगर मैं 10 साल भी वेट कर लेता तो मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ना मिलती जो यहाँ पर आने के 2 महीने बाद ही मुझे मिल गई। तो अगर आप लॉन्ग टर्म सिनेरियो वाइज बात करें, अगर आप लाइफ को एक स्टेबिलिटी की तरफ देखते हैं या फिर अच्छी लिविंग स्टैंडर्ड्स की बात करें या फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, तो ओवरसी जर्मनी आपको बहुत रीजनेबल टर्म्स पे बहुत अच्छी आपको सेटलमेंट, सारी अपॉर्चुनिटीज़, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कुछ दे रहा है। और अगेन जर्मनी एक ऐसा मुल्क है जिसकी इकोनॉमी बहुत स्टेबल है। इवन मैं अगर अपनी बात भी करूँ तो मैं 2015 में ग्रेजुएशन के फ़ौरन बाद जर्मनी आ गया था। मतलब अब तो आए मुझे 9 साल हो गए, लेकिन उस ज़माने में 2015 में जर्मनी आने का बहुत ज़्यादा रुझान नहीं था। और जो मेरे क्लासमेट्स पाकिस्तान में रह गए थे, मतलब तब उनकी अच्छी जॉब्स लग गई थी, नर्स के ग्रेजुएट्स थे, पैकेजेस वगैरह ठीक थे, लेकिन अभी भी वो 1 लाख 1.5 लाख से ऊपर के पैकेजेस नहीं मिल रहे। और ये भी वो पैकेजेस हैं जो बहुत अच्छे पैकेजेस मैं आपको बता रहा हूँ, जो 1 लाख 1.5 लाख सैलरी दे रहे हैं। बट अगेन उनसे भी अगर मेरी बात होती है तो वो ये कहते हैं कि मुल्क के हालात दिन ब दिन और ख़राब होते जा रहे हैं। हमें जो पहले हमारी थोड़ी बहुत सेविंग हो भी जाती थी, आजकल वो सेविंग करना भी मुश्किल है। तो इवन 9 साल के बाद मेरे वो क्लास फेलोज अब मुझे कह रहे होते हैं कि यार हमें कोई मेथड बताओ कि हम जर्मनी आ जाए। तो अगर डाउन द लाइन आप देखो या लॉन्ग रन में देखो तो डेफिनेटली मैं आपको कहूँगा कि जर्मनी बहुत अच्छा ऑप्शन है और इसको आपको सीरियसली कंसीडर करना भी चाहिए। अच्छा, वंस अगर आपने माइंड बना लिया कि अब आप जर्मनी आकर एजुकेशन परस्यू करना चाह रहे हो, तो ज़रूर आपके जहन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि हमने प्रोसेस स्टार्ट कब करना है और किस तरह से करना है। तो अगेन वाले से भी मैं आपको बता दूं कि प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए आपको डिफरेंट इन्फॉर्मेशन का होना बहुत ज़रूरी है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि जर्मन यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइंस क्या हैं, अपने अपना प्रोसेस कब स्टार्ट करना है और कौन कौन से स्टेप्स होंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे जो ड्यूरिंग द प्रोसेस आपको रिक्वायर होंगे। तो इस हवाले से मैं पहले ही अपनी चैनल पे बहुत सी वीडियोस बना चुका हूँ। स्पेशली मैंने बताया हुआ है टाइमलाइन के विंटर में आपको कब अप्लाई करना चाहिए विंटर इनटेक के लिए, इसी तरह समर इनटेक के लिए आपको कब अप्लाई करना चाहिए। तो आप मेरी इन वीडियोस में जाकर वो चीज़ें भी देख सकते हैं। इन वीडियोस का भी अगेन लिंक मैं नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। तक आपको ये भी अंदाजा हो चुका होगा कि जर्मनी में ठीक है अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी मिल रही हैं, बट इसमें इश्यूज भी आ रहे हैं, जिस तरह अपॉइंटमेंट डिलेज की बात, कंपटीशन की मैंने बात की कि बढ़ता जा रहा है। तो इसमें डेफिनेटली आपको सोचना पड़ेगा कि आपने खुद इसको अगर अप्लाई करना है तो बहुत ज़्यादा आपको रिसर्च भी इस पर डालनी पड़ेगी और टाइम भी डालना पड़ेगा। बहुत से स्टूडेंट हैं जो खुद से अप्लाई करते हैं, खुद से अप्लाई करके जाते भी हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन काफ़ी अवेलेबल है। आप इवन मेरे चैनल पे देखें तो हर टाइप की वीडियो मैंने जर्मनी रेलिवेंट बना रखी है, आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप खुद से एफर्ट्स कर सकते हैं और अपने एडमिशन अप्लाई करके जा सकते हैं। जस्ट अब जो आपको मेक श्योर करना है वो आपको टाइमलाइंस के हवाले से मेक श्योर करना है कि आप हर काम एग्जैक्ट टाइम पे करें, वरना अगर वो आप टाइम पे नहीं करते
आते हो तो हो सकता है आपके एडमिशन्स तो आ जाएं, लेकिन फिर अपॉइंटमेंट्स के इश्यूज़ या फिर वीज़ा के इश्यूज़, ये सारे इश्यूज़ की वजह से आप जर्मनी ना जा सको, क्योंकि अब टाइम लाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती जा रही है और बहुत ज़रूरी है कि आप ठीक टाइम लाइन को फॉलो करें। इसी तरह अब हमारे पास बहुत से स्टूडेंट्स भी आते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स भी आते हैं, जिनका हम तकरीबन पिछले 4 साल से केसेस डील कर रहे हैं। तो स्पेशली जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनका कंसर्न ये होता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि हमने जॉब पे भी जाना होता है, बाकी सारी मसरूफियात भी हैं, उसके साथ साथ हम इस प्रोसेस को इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते। और आई नो कि ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, आपको टाइम दे के आराम तसल्ली से बैठ के सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा और फिर अप्लाई करना पड़ेगा। तो आई अंडरस्टैंड कि वो लोग अगर प्रोफेशनल हेल्प लेना चाहते हैं तो अगेन वो ले सकते हैं। इसी तरह काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जो कि इस चीज़ से बचने के लिए कि कोई मुश्किलात जो शायद वो फर्स्ट टाइम अप्लाई करने की वजह से फेस कर रहे हैं, अगर वो किसी प्रोफेशनल को अपना केस देते हैं तो ऑब्वियसली उनकी एक्सपर्टीज ही अप्लाई करना है, तो जो इश्यूज आपके प्रोसेस में आ सकते हैं होपफुली वो इश्यूज वो पहले ही आपको बता देंगे। हाँ, तो इस वजह से अगर आपने किसी प्रोफेशनल की हेल्प भी लेनी है तो आप मेक श्योर कीजिएगा किसी ऐसे प्रोफेशनल की लें जिस पे आपको पूरा एतबार भी और आपको पता भी हो कि ये पास्ट में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के केसेस कर भी चुके हैं और इनका सक्सेस रेशियो भी अच्छा है। फॉर इंस्टेंस अगर आप हमारी कंपनी एक्सेस फ्यूचर की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4 साल से हम मोर देन 600 स्टूडेंट्स को सक्सेसफुली जर्मनी में उनके एडमिशंस भी करवा चुके हैं और उनके वीज़ास भी आ चुके हैं। अब इसी तरह अगर आपने किसी और को भी हायर करना है तो आप पहले मेक श्योर कर लें कि उनका पास्ट रिकॉर्ड क्या है, क्योंकि जर्मनी का प्रोसेस इतना सिंपल नहीं है जितना लोग अगर आपको बताते हैं, या फिर लोग अगर आपको डीमोटिवेट भी कर रहे हैं तो उनसे रीज़न पूछें कि किस वजह से आप हमें मना कर रहे हैं कि जर्मनी में अप्लाई नहीं करना। और इस वीडियो को देखने के बाद आई एम प्रीटी श्योर कि आपको इतना नॉलेज हो जाएगा कि कोई भी बंदा अगर आपको गलत गाइड कर रहा होगा तो आप उसे धड़ल्ले से कह सकते हैं कि भाई ये बात आप बिल्कुल गलत कर रहे हो। तो अगर आप हमारे थ्रू भी अप्लाई करना चाहते हो तो एक उसका बहुत सिंपल सा स्टेप है, आपने सिर्फ एक फॉर्म फिल आउट करना है जो कि मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है। अगर आप मेरी इस वेबसाइट पे जाते हो amarvlogs.com, आपको कॉन्टेक्ट सेक्शन में जाना है और फिर एक गूगल फॉर्म आ जाएगा जो कि आपने फिल आउट करना होगा, और इस फॉर्म का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूँ। डायरेक्टली उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला फॉर्म ओपन हो जाएगा। आराम से बैठ के इस फॉर्म को देखें, जो इन्फॉर्मेशन मांगी है वो इन्फॉर्मेशन सारी प्रोवाइड करें, और इंशाल्लाह विद इन 2 to 3 वर्किंग डेज हमारी कोशिश होती है कि जो भी डाटा हमारे पास इस फॉर्म के थ्रू रिसीव हुआ है हम पर्सनली उनको कांटेक्ट करते हैं। जो एक्सेस फ्यूचर के टीम मेंबर्स हैं वो आपको डायरेक्टली कांटेक्ट करेंगे, और बस मेक श्योर कीजिएगा जो भी आप नंबर हमें प्रोवाइड करें उसे एक दफ़ा वेरीफाई कर लीजिएगा कि वो नंबर करेक्ट है, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि टीम अप्रोच कर रही होती है लेकिन वो जो नंबर गिवन होता है उस फॉर्म में वो नंबर करेक्ट नहीं होता, जिसकी वजह से हम कई दफ़ा अप्रोच नहीं कर पाते, और फिर काफ़ी क्यूरीज भी आ रही होती है कि हमने फॉर्म फिल किया था लेकिन हमें अप्रोच नहीं किया गया, तो बाद में जब देखो तो वो नंबर का कोई ना कोई इशू होता है, इसी वजह से अप्रोच नहीं हो रहा था। तो मेक श्योर कीजिएगा फॉर्म करेक्टली फिल कीजिए, अपनी जो डिटेल जो मांगी हुई है वो एक दफ़ा वेरीफाई कर लें कि जो चीज़ें आप डाल रहे हैं वो ठीक है भी कि नहीं। अच्छा, नेक्स्ट अगर आपको कोई मुझसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करना है, 1-on-1 सेशन करने हैं, तो अगेन आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे आप कॉन्टेक्ट सेक्शन में जाते तो बुक एन अपॉइंटमेंट का आपको एक सेक्शन मिल जाएगा जहाँ पर आप सिंपली मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, और 1-on-1 आपकी जो भी क्यूरीज हैं, जो भी आपको मसले आपको लग रहे हैं, या अगर अभी भी कोई डाउट्स आपके रिमेनिंग है, डिस्कशन आप मेरे साथ कर सकते हो, और होपफुली हम मिलके फिर उसका सोल्यूशन भी निकालने की कोशिश करेंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, और आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो और जो मैंने आपको चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन की है वो आपको समझ भी आई हो। अगेन अगर कोई ऐसी चीज़ जो मैंने नहीं बताई या कोई मिस आउट हो गया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में वो चीज़ लाजमी मेंशन कीजिएगा ताकि मैं पढ़ूँ, और वो पढ़ के मेरी कोशिश होगी उसी कमेंट पे रिप्लाई कर दूँ। लेकिन अगर वो कोई डिटेल टॉपिक हुआ तो मैं अगेन कोशिश करूँगा कि उस पर लाजमी एक नेक्स्ट वीडियो बना दूँ ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लैरिफाई हो जाए। इंशाल्लाह होप टू सी यू सून, और अपनी दुआ में याद रखिएगा। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो उसे शेयर भी लाजमी कीजिएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के थ्रू आप थोड़ा सा जो एक्नॉलेजमेंट आपको हुई है चीज़ों को लेकर, आप कोई ना कोई उस पर एक्शन भी उठाएंगे। और मेक श्योर कीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी नई अपडेट्स होती हैं स्पेशली रिगार्डिंग जर्मनी या फिर यूरोप के और डिफरेंट मुल्क, वो सारी अपनी वीडियोस में कवर करने की कोशिश करता हूँ। इसी तरह डिटेल में हर टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करने की भी लाजमी ट्राई करता हूँ। और अगेन अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो। इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट वीडियोस में मिलते रहेंगे, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा।